हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, कुछ वक्त से हम वीडियो बहुत कम बना रहे थे क्योंकि मुद्दे दोस्तों ऐसे होने चाहिए जो वीडियो में दिखाने के लायक हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के हमने आपको दिखा दिया और आपको पसंद आ जाए। दोस्तों, आज एक हमारे पास खास मुद्दा है जिसके वजह से हम अली भाई के घर पे आए हैं और अली भाई से मिले, उसके बारे में बात किए। बात करने के बाद हमें पता चला बहुत सारी ऐसी बातें जो हो सकती थी। दोस्तों, ये जो वीडियो है, अली भाई के साथ में जब बात हो रही थी तो काफ़ी डिटेल में जाके हर बात बताने की कोशिश की है अली भाई ने, तो इस वजह से इस वीडियो को काफ़ी लंबा बनाना पड़ा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एंड तक वीडियो देखिए तो ज़रूर आपके भी बेनिफिट में काम में आएगा और आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या माहौल चल रहा है। आइए उनकी ज़बानी ही सुनते हैं। अली भाई, मेरा एक दो सवाल है आपसे, क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्क में आपका बहुत अच्छा हाथ है। हमने आपको देखा है हमेशा कि आप जो चीज़ लोगों को बाद में पता चलती है, जैसे जीआर हो गया, ये सब आप लोगों को पहले से पता होती है। अली भाई, मेरा एक पहला सवाल ये है, क्या जो कोरोना के नाम पे काफ़ी पेशेंट, जो काफ़ी लोग हैं, मानकोर, चीता कैम्प, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र नगर, पहलीपाड़ा, ऐसी जगह पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पेशेंट बन चुके हैं और उनको दवाखाने में जब वो जाते हैं तो उनको एडमिट नहीं किया जाता है। उनको बोला जाता है कि यहाँ नहीं कहीं और जाइए, वहाँ नहीं कहीं और जाइए। इस चक्कर में हमने देखा है कि 2-3 से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे अली भाई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जैसा भी आपने एक सवाल किया कि यहाँ पे बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जैसा हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, दो चीज़ों को आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, दो चीज़ों में डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। अगर किसी को कोई सस्पेक्ट होता है, जो आदमी हॉस्पिटल जाता है, तो डॉक्टरों को अगर लगता है कि इसको हो सकता है कि जैसे उसको खांसी है, सिम्टम्स हैं उसको खांसी के, सर्दी के, सांस फूलने के, बहुत ज़्यादा बुखार के, तो वो पेशेंट नहीं हुआ। पहले दो चीज़ें अच्छी तरह समझ लीजिए, वो एक केस है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा कोरोना का पेशेंट। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। अब आ जाइए बात इस पर कि भाई चीता कैम्प में कोरोना के पेशेंट, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुए रहेंगे, बिल्कुल हुए हैं। जैसा अभी आज से 5-6 रोज़ पहले एक नौजवान आदमी था, उसको कोरोना कन्फर्म था, उसका कोविड-19, लेकिन उसका साइड आप भी देखिए, उसको कहीं कोई दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई मौजी मर्ज तो नहीं था। पता ये चला कि उस शख्स के दोनों किडनी फेल थी और उसका डायलिसिस नहीं हो रहा था पिछले 1 महीने से। इस वजह से मतलब उसको तकलीफ हुई और कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन उसको ऑलरेडी उसकी दोनों किडनियाँ फेल थी। तो आप इसको अब कोरोना समझ लीजिए या उसकी किडनी की वजह से मर गया, आप इसका फैसला तो डॉक्टर लोग करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पेशेंट जाते हैं, अब हमारे मेरे सामने एक छोटा सा दवाखाना है, वो बेचारी आती है पनवेल से, रोज़ कम से कम 150 पेशेंट देखती है वो। अब अगर 150 पेशेंट, अगर 150 पेशेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, इनको बोलेंगे भाई आप कोरोना वाले, चलो सबको एडमिट कर दो। लोगों में दहशत कायम हो गई, दहशत। आज हमको लोगों के दिलों से डर, खौफ निकालना पड़ेगा। ये कोरोना कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसके वजह से लोग लाखों मर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में हर साल 90 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। उसमें से करीब 14-15 लोग कैंसर से मरते हैं, करीब 4.5-5 लाख टीबी से मरते हैं, करीब 10-12 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में करीब 4 लाख लोग मरते हैं साहब। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ये महामारी नहीं आ गई है। हाँ ठीक है, इससे एहतियात करना चाहिए, इससे सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करना चाहिए और इसका तरीके से इलाज करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि बात लंबी करना ही पड़ेगी, तभी लोगों के समझ में आएगा। बाइकला सीमेंट चाल में रहने वाले अंजुम शेख नाम है उनका, वो कोरोना पॉजिटिव कन्फर्म था उनका। तो उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह को मैसेज भेजा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ, लेकिन एम्बुलेंस नहीं भेजे। उनके बड़े भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने नाराज़ गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं हमको एम्बुलेंस का, हम इलाज चालू करेंगे। उन्होंने घर पे अपने भाई का इलाज चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में उनका नेगेटिव हो गया और वो सेहतमंद हो गए। अब उनके बड़े भाई जो खुद डॉक्टर हैं, उनका बेटा भी डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि देखिए जो सिम्टम्स आ रहे हैं,
जैसे बुखार है, उनको अंजुम शेख को नमूनिया हो गया था, उन्होंने नमूनिया का इलाज चालू किया, बुखार था बुखार का इलाज चालू किया। तो जो जो सिम्टम्स आ रहे थे उन्होंने उनका बराबर से इलाज किया घर में, और बराबर एहतियात रखी, साफ सफाई का ख्याल रखा, और मास्क वगैरह पहनते थे, हाथ वगैरह धोने का जो भी एहतियाती तदाबीर थी उस पर अमल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में उनका नेगेटिव आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को हम लोग इलाज कर रहे हैं या डरा रहे हैं? हवा खड़ा कर दिया लोगों ने। अरे भाई, इतना बड़ा मुल्क है, 2000 लोग जो लोग मर गए उनका घर तो तबाह हो गया। मुझे समझ में आता है कि ये बोलना बहुत आसान है कि बहुत कम लोग मरे ऐसा, लेकिन जिसके घर में मौत होती है उससे पूछिए कि उसका क्या हाल हुआ। लेकिन दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान में यह खुदा का बड़ा करम है उसके हबीब के सदक़े में कि अमवात की शरह बहुत कम है और कोरोना बहुत कम फैला है। इसको तो हम खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और इसमें ना ही हुकूमत की कोई मेहरबानी है, ना ही हुकूमत की कोई मदद है। आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है, ये मैं बाद में बात करूँगा आपसे। अब आइए हम लोग, आपने जो 4 नाम लिए, यहाँ सबसे पहला इंतकाल हुआ ताहिर का। ताहिर को सांस की बहुत तकलीफ थी पिछले 4-5 सालों से, उसको राजावाड़ी में रखा गया। राजावाड़ी में वही कोरोना मतलब वो जो आइसोलेशन सेंटर था उसमें रखा गया, ना वहाँ वेंटिलेटर का बंदोबस्त था ना ऑक्सीजन का बंदोबस्त था। उसकी सांस फूलने लगी, आधे पौने घंटे में वो एडमिट करने के कुछ 2-3 घंटे के अंदर उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उसकी पुरानी हिस्ट्री है कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम था पिछले 4-5 सालों से। अब आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, करीब 24-25 रोज़ हो गए। अब आ जाइए दूसरा आप हमीद के ऊपर, इंतहाई तंदुरुस्त आदमी, पहाड़ के जैसा आदमी। एक दिन पहले उसको कुछ तकलीफ हुई, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। करीब वो 8-10 हॉस्पिटल गए, जैसा कि अखबारों में भी आया है। हर जगह से उनको भगा दिया गया कि नहीं भाई नहीं, आप जाइए पहले कोरोना टेस्ट करके आइए। अरे साहब, उसकी सांस फूल रही है, हो सकता है उसको हार्ट अटैक आया हो, वो अब कोरोना टेस्ट कराएगा, दर दर भटकेगा, जब तक तो मर ही जाएगा। वो बेजार आके वो केम हॉस्पिटल गया, वो साइन गया, वो साई हॉस्पिटल गया, वो सुमैया गया, सब लोगों ने उसको बोला भाई नहीं नहीं इधर नहीं होगा, आप जाइए। कोई कह रहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अब वो घर पे आके सो गया, रात भर बेचैनी में कटा। सुबह वो उसके दोस्तों ने उसको भाभा हॉस्पिटल ले गए। भाभा हॉस्पिटल में क्या हुआ ये बहुत सुनने की बात है कि उन्होंने कहा भाई हम एक शर्त पे आपको एडमिट करेंगे, आप बोल दो कि भाई ये कोरोना में उसकी बीवी के बताए हुए अल्फाज है। उसकी बीवी ने कहा कि हमसे एक फॉर्म पे सिग्नेचर लिया गया कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है। अब उसको लेके गए 4थे माले पे, 4 बजे लेके गए, 5-6 घंटे में उसका दम निकल गया। दूसरे दिन 4-5 घंटे के बाद उसकी बहन का इंतकाल हो गया, दुख से गम से जैसे भी। अब आइए, अब उसकी रिपोर्ट का मुझे इल्म नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था। अब ये मान के चलिए कि कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन अगर उसको फौरी तौर पे अगर वेंटिलेटर या उसको आईसीयू यूनिट उसको अवेलेबल हो जाती, या उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता, या उसको ऑक्सीजन दिया जाता, उसका सेचुरेशन एकदम गिर गया था, उसका सेचुरेशन बढ़ाया जाता, और जब वो स्टेबल होता था उसका इलाज किया जा सकता था। लेकिन वो दर बदर भटकता रहा, हॉस्पिटल भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जहाँ तक मेरी कानूनी मालूमात है, ये कल्पेबल होमिसाइड का केस है। आपने एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं कि आप एक मरते हुए आदमी की अगर मदद नहीं करोगे तो आप पे कल्पेबल होमिसाइड का केस होगा। तो इन हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए कि आप, एक आदमी आ रहा है, उसकी सांस फूल रही है, अब उसको कोरोना है नहीं है, हार्ट अटैक हुआ है क्या है उसको पता नहीं है, आप उसको बोल रहे नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ अचानक कहाँ चले गया? उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? ये बड़े बड़े डॉक्टर कहाँ चले गए जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है इन पेशेंट के जरिए? करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों कहाँ भाग गए? आसमान पे तो नहीं चले गए, ये मर भी नहीं गए, जिंदा ही है ना, अपने घरों में छुप के बैठे। जब ये सब मामला खत्म हो जाएगा अब फिर आएंगे वो। हर डॉक्टर एक पेशेंट का 1000 रुपया चार्ज करता है। अगर दिन में 100 लोगों को देखेगा तो 1 लाख रुपया तो ऐसे कमा लिया हो, बराबर है ना। यानी जो लोग 40-50 लाख रुपया महीना कमाते हैं, जब उन्हीं पेशेंट का बुरा वक्त आया तो उन्होंने उनको देखने से इनकार कर दिया। अली भाई, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा। यूएस में सबसे ज़्यादा पेशेंट है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज जो पेशेंट है वो यूएस में है। मगर उधर पे अगर किसी को खांसी भी हो गई या सर्दी भी हो गई तो उनको हर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और बल्कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर एडमिट किया जा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। हमने
पढ़ा भी है इसके ऊपर, रिसर्च भी की है, उसके बाद ही आपसे बात कर रहे हैं कि इतनी जल्दी वहाँ पर एडमिशन लिया जा रहा है। मगर जो हमारे एरिए के, जो हमारे मुंबई के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हॉस्पिटल है जिनके बारे में बताया जा सकता है कि लाख रुपया पर आवर्स चार्ज करने वाले ऐसे हॉस्पिटल है, और 1000 रुपया पर डे चार्ज करने वाले ऐसे हॉस्पिटल भी है। जो लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि अब कोई पेशेंट आएगा तो फटक से लेटाएंगे और उनका इलाज करेंगे, जो भी है उनसे चार्ज कर लेंगे। मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे नियर बाय में, चेंबूर तक ले लीजिए, कम से कम 150 हॉस्पिटल होंगे जो प्राइवेट है, मगर वहां पर किसी को लिया नहीं जा रहा। इसके वजह से मोहम्मद हुसैन जैसे लोग आज नहीं रहे हमारे बीच में, बल्कि उनकी एज भी उतनी लायक की नहीं थी, बल्कि उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक दर दर भटके खाई, उसके बाद भी उनको एडमिट नहीं किया गया। लास्ट में शताब्दी में जब एडमिट किया गया तो वहाँ पर उनका टाइम पूरा हो चुका था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अमेरिका की बात पे बाद में जवाब दूंगा। अभी हम लोग हमीद तक पहुंचे थे कि हम लोग बाद में कहीं दूसरे जगह पे चले गए। अब हमीद के बाद आइए आप मोहम्मद हुसैन साहब की। 42 साल का नौजवान आदमी, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, उसकी सांस फूलने लगी, उसको हो सकता है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ हो। वो मलेरिया और टाइफाइड उसको हुआ था। किसी भी हॉस्पिटल ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। वो भी हर हॉस्पिटल के दरवाजे पे भटक भटक के थक गया, आखिर में शताब्दी गया और वो उसका इंतकाल हो गया। अफवाह उड़ा उसको, लेकिन कोरोना सस्पेक्ट करके उसको उसकी बॉडी दी गई है ना। रिपोर्ट है नेगेटिव हाँ, ना उसकी नमाज जनाजा तरीके से हो गई, ना ही उसको गुस्ल दिया जा सका आखिरी, जो कि एक मुसलमान होने के नाते बहुत ज़रूरी था। अब रिपोर्ट उसकी आती है कि वो नेगेटिव है। अब इसका जिम्मेदार कौन है साहब? अगर कोई हॉस्पिटल उसको एडमिट कर लेता, उसको ऑक्सीजन दे देता, आईसीयू यूनिट में आईसीयू यूनिट प्रोवाइड करता या वेंटी पे रख देता तो वो बच जाता। आज उसके बच्चे यतीम हो गए, उसके माँ बाप लोग लावारिस हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? ये समाज के बड़े लोग जिम्मेदार हैं, ये समाज जिम्मेदार है। आज ये हॉस्पिटल वाले बिल्कुल डरने को तैयार नहीं। इनकी नज़र में इंसानों की हैसियत कुत्ते और बिल्लियों से कम है। कुत्तों को तो कम से कम गोद में बिठाते हैं, कार में घुमाते हैं। ये बड़े लोगों की और इन बड़े डॉक्टरों के नज़दीक इंसानों की अहमियत, हैसियत इन कुत्ते और बिल्लियों से भी कम है साहब। अब आइए जनाब फारूक भाई की वालदा का, जो कि आपके चीफ एडिटर हैं और आपके केबल के आपके चैनल के मालिक हैं। उनकी वालदा का भी सिचुएशन डाउन हो गया था, 35 हो गया था। यहाँ कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। हाँ, उनका हाई ब्लड प्रेशर पहले से था, उन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम था। अगर उनको कोई आईसीयू यूनिट प्रोवाइड किया जाता या कोई हॉस्पिटल अवेलेबल होता तो वो बच जाती थी। उनका भी इंतकाल हो गया। तो हम तो अपने चहीतों को, अपने प्यारों को बिना इलाज के मरते हुए देख रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है साहब? ये हमारी सियासी लीडरशिप। बॉम्बे ने यहाँ के रहने वालों को शर्मिंदा किया है। जो हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, जो हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है, आप आज देख लिए हालत क्या है। आपने साइन हॉस्पिटल का एक कैसेट देखा होगा, वीडियो, कि वार्ड में 4-5 लाशें पड़ी हुई है, लपेटी हुई, और वहाँ दूसरे इंसान, जिंदा इंसान का भी इलाज चल रहा है। ये है 21वीं सदी में। और हम दावा करते हैं हम विश्व गुरु बन जाएंगे। हम ये दावा करते हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। कैसे बनोगे? आप एक बुनियादी सहूलत तो अपने लोगों को दे नहीं पाते हो, और ये बड़ी बड़ी बातें। अब आइए साहब अमेरिका के ऊपर। उन लोगों के नज़दीक वो कैसा मुल्क है मुझे उसमें नहीं जाना है। उन लोगों के नज़दीक इंसानों की अहमियत बाकी दुनिया की तमाम चीज़ों से अफजल है। वहाँ मौत की शराब देख लीजिए, करीब 80,000 लोग मर गए, लेकिन वहाँ फौरी तौर पे लोगों को इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है। वहाँ जो मेडिकल का बंदोबस्त नहीं था, उन लोगों ने 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने में पूरा हॉस्पिटल रेडी किया, और आज उन लोगों को बराबर तरीके से, पूरे अच्छी तरीके से इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अच्छे भी हो रहे हैं, जिनका वक्त आ गया है या जिनको अल्लाह ने मौत देनी है वो मर भी रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत तकलीफ दे बात है कि 70-80 हज़ार लोग मर गए। अब हमारे मुल्क पे आ जाइए। छोटी सी बात, मैं वो जो चेंबूर की आपने बात कही है, चलिए मैं उस पर आ जाता हूँ, ये बाद में कर लूँगा। चेंबूर का आपने जिक्र किया, तो अभी अयूब भाई ने, हम लोग देख के पिछले 8-10 दिन से बेचैन हो रहे थे। और ये बात मैंने पिछले 1 महीना पहले, जब आपने 1-1.5 महीना पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने ये कहा भी था कि डॉक्टर लोगों पे दबाव डाला जाए कि अपना दवाखाना खोलें, अपने हॉस्पिटल्स खोलें, अपने नर्सिंग होम खोलें और लोगों को मेडिकल सहूलतें प्रोवाइड करें,
ताकि ये शरह अमवात कम हो, लोगों की परेशानियां कम हो। अब आपको याद होगा गालिबन करीब 1 डेढ़ महीना हो गया मैं लगातार बोल रहा हूँ, डॉक्टरों से डायरेक्ट टच में हूँ, बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने उनको बुलवाया भी, आ भी रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, जिनकी महीने की इनकम 50 लाख 60 लाख 1 1 करोड़ रुपया है, वो लोग अपने घर से निकलने को तैयार नहीं, पेशेंट को देखने को तैयार नहीं। अब उसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि यहाँ पे चंबूर का मैं अभी जिक्र करूँ, पहले मैं ये कह दूं कि हम लोग बेचैन हो रहे थे, तो कल मैंने अपने भाई से बात किया, तो उन्होंने आज कप्तान मलिक साहब से, ये ख़ास करके आपको बता रहा हूँ मैं कि कप्तान मलिक साहब से अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, कप्तान मलिक साहब से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप एक काम कीजिए, एम ईस्ट और एम वेस्ट के वार्ड ऑफिसर के साथ और डीएमसी के साथ एक मीटिंग लगाइए और उनको कहिए कि हुकूमत ने और तमाम डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आएंगे, अपना दवाखाना नहीं खोलेंगे, अपनी डिस्पेंसरी नहीं खोलेंगे, अपना नर्सिंग होम नहीं खोलेंगे, अपने हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनके जो प्राइवेट प्रैक्टिस के लाइसेंस है, डॉक्टर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। मैं हुकूमत वक्त से और हमारी सियासी लीडरान से और ज़िम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक कितने लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया गया। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ कि कौन कौन सा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। सबसे पहले आइए सुराना सेठिया, आइए सुश्रुत, आइए साई, आइए सोमैया, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल आप इनके दरवाजे पे जाइए, नहीं 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 यहाँ पे कोई, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ स्टाफ गया कहाँ? जब आप लूट रहे थे 3 महीना पहले, 2 2 लाख 4 4 लाख का बिल बना रहे थे, तब कहाँ था? तब तो आपका स्टाफ था, आपके पास एक टाइम में 4 4 कंसल्टेंट रहते थे, 4 4 सर्जन रहते थे। आज कहाँ चले गए हो? इस बात का जवाब हम तो नहीं ले सकते, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं। हम अपनी शिकायत बता सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हम लोगों ने अपने हाथों से, आप जानते हैं कि जितने भी कोरोना की मैयत आती है, मैं हूँ या मेरे साथी हैं या मेरा भाई है या जलाल संजर है या कारपोरेटर है, हमारा जो ग्रुप है बराबर वहाँ मौजूद, करीम बाबा है खुसूसी तौर पे उसका नाम लूँगा, हम लोग मौजूद रहते हैं, हम लोग उनकी तदफीन में शामिल होते हैं, हमारे बस में जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अरबाब इक़्तिदार जो इक़्तिदार में है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या वो डॉक्टरों का मुहासमा नहीं कर सकते कि इनका दवाखाना क्यों नहीं खुलवा सकते? तो कप्तान मलिक ने आज वादा किया, कप्तान मलिक साहब ने, कि भाई कल एक मीटिंग ले रहे हैं हम लोग, तो आप हमको पूरा हॉस्पिटल की लिस्ट दीजिए। तो मैंने तमाम लिस्टें जमा की और जहाँ जहाँ पे वेंटिलेटर है, आईसीयू यूनिट है, वो तमाम लिस्टें मैंने कप्तान मलिक साहब को व्हाट्सअप किया हुआ है, वो अभी आपको मैं दिखा दूंगा। तो आप उम्मीद है कि कल वो मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेने के बाद अगर इन डॉक्टरों के पर इन हॉस्पिटल पे फोर्स किया जाएगा तो ये तमाम हॉस्पिटल खुल जाएंगे। मैं आपको खुसूसी तौर पे कुछ हॉस्पिटल के नाम बताऊंगा जहाँ पे वेंटिलेटर हैं, जहाँ पे आईसीयू यूनिट है। अगर वो लोग ईमानदारी से इलाज करना चाहें तो सबका इलाज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एम ईस्ट और एम वेस्ट वार्ड में जहाँ पे वेंटिलेटर और आईसीयू यूनिट की सहूलियत मुहैया है, जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट का भी इलाज कर सकते हैं, मैं ऐसे हॉस्पिटल का नाम बता देना चाहता हूँ। सुराना सेठिया हॉस्पिटल, चंबूर में, यहाँ सिर्फ मैं पूरे बम्बई का और कुरला का नहीं बोल रहा हूँ। सुराना सेठिया हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, मंगल आनंद हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल, सुश्रुत हॉस्पिटल, शीतला हॉस्पिटल, मालगी हॉस्पिटल, चंबूर हॉस्पिटल, केतन मार्कर हॉस्पिटल, एलसी मानिक हॉस्पिटल, जैन हॉस्पिटल, सावला हॉस्पिटल, हेगड़े हॉस्पिटल, खेतानी हॉस्पिटल, खेल हॉस्पिटल, टंडन हॉस्पिटल, कोलेकर हॉस्पिटल, दास हॉस्पिटल। 20 हॉस्पिटल ऐसे हैं चंबूर में जहाँ पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, जहाँ पे आईसीयू यूनिट है। अगर इनके यहाँ 5 भी हो, जबकि मुझे पता है कि एक एक हॉस्पिटल में 10 भी है, अगर 5 ही आईसीयू यूनिट की बेड आप मान लो तो 100 आईसीयू यूनिट की बेड है, 100 वेंटिलेटर चंबूर में है। तो क्या वजह है कि लोग मर रहे हैं? क्या इनको मरना नहीं है? क्या इनको मौत नहीं आएगी? क्या ये कल दवाखाना खोल के करोड़ों नहीं कमाएंगे? एक एक पेशेंट का 2 2 लाख का बिल नहीं बनाएंगे? अब ये हो गए ये वेंटिलेटर वाले हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं ऐसे हॉस्पिटल के भी नाम बता दूं जहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है लेकिन आईसीयू यूनिट है, बच्चों का एमसीयू यूनिट है। वेंकटेश हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल, केदारा हॉस्पिटल, नायक हॉस्पिटल, अमिता नर्सिंग होम, कोलेकल नर्सिंग होम, सनी चाइल्ड हॉस्पिटल, और गवंडी में कम से कम 30 या 40 नर्सिंग होम है। आप डिलीवरी के लिए तो आके यहाँ से पेशेंट लेके जाते हो, क्यों? 40-50 हज़ार रुपया मिलता है, सब सस्ता सस्ता।
आज जब लोगों को ज़रूरत है, मैं सिर्फ चीताकिम की बात नहीं करता, मैं चीताकिम, गवंडी, चेंबूर, पालीपाड़ा, ट्रॉम्बे, देवनार गांव, देवनार कॉलोनी, इन तमाम लोगों की बात करता हूँ। मैं अपने एमपी जनाब राहुल शेवाले साहब से और जनाब हमारे एमएलए नवाब मलिक साहब से, हमारे कॉरपोरेटर जनाब शाहनवाज शेख साहब से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि ये इन हॉस्पिटल को जिस तरह भी हो, उनको तरीके मालूम है सब। अल्हम्दुलिल्लाह नवाब मलिक साहब तो यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं, काबीनी वजीर है, और कोई मामूली काबीनी वजीर होना कोई मामूली बात नहीं होती। ये डिपार्टमेंट के अफसरों को बोल के या जो भी तरीका होगा, इन तमाम हॉस्पिटल को, जो 40-50 हॉस्पिटल के नाम मैंने बताया है, इसको चालू करवाइए। देखिए ये मोर्टेलिटी रेट है, जो शरह अमवात है, वो बिल्कुल गिर जाएगी, लोगों को इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए शेखू भाई कि एक पेशेंट है, आप उसको एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको कुछ तकलीफ हो गई, वो हॉस्पिटल हाथ उठा देता है कि मैं नहीं लूँगा। 2 हॉस्पिटल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जगह जाता है, तो वो पेशेंट पहली बात तो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, और उसके दिल में खौफ बैठ जाता है कि मुझे ऐसा क्या हो गया है कि कोई ना हॉस्पिटल मेरा इलाज करने को तैयार नहीं। कल तक तो ये लोग आइए सर चाय पिलाते थे। तो वो आधा नफ्सियाती तौर पे एकदम डिप्रेस हो जाता है, और बहुत से मामलात में उसकी मौत हो जाती है। मैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताऊंगा, खौफ। बीमारी से तो लोग मरते ही है ना। मुझे आप एक पेशेंट बताइए जो मरा हो, जिसको डॉक्टरों ने क्लियर सर्टिफिकेट दिया हो कि ये कोविड-19 से मरा है। तमाम सर्टिफिकेट आप उठा के देख लीजिए, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, सेकंड रीजन सस्पेक्टेड कोरोना, सस्पेक्टेड कोविड-19। ये सस्पेक्टेड क्या होता है साहब? आप एक काम कीजिए ना, आप उस पेशेंट को जो मर गया है 10 दिन अपने मॉर्चरी में रखिए। जब उसकी रिपोर्ट आ जाए 4 दिन 5 दिन के बाद, अगर कंफर्म रिपोर्ट आ जाए तो आप उसको लपेट के दीजिए। अब जो नेगेटिव आ जाए उसको आप उसकी बॉडी दे दीजिए, ताकि सही तरीके से उसकी तदफीन तो हो। अब इसी अब्दुल रहमान का जो हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो कोरोना बोल के उसको दफन कर दिया गया, आज तो आप खुद बोल रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट है उसकी नेगेटिव है, मोहम्मद हुसैन की। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन से हॉस्पिटल से हम जाके पूछें? हमको तो कोई खड़ा नहीं करता। अगर हम ज़्यादा जोर से बात करेंगे, ओवर 00 को फ़ोन करेगा, पुलिस को बुलाएगा, बोल देगा देखो हमको मारने आए, हम तो अंदर हो जाएंगे। लेकिन ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हिंदुस्तान के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। हम लोग जो अपने नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, हम इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे दुख सुख में काम आए और सही फैसले करें। हो हम लोग हमारे नुमाइंदे को, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कारपोरेटर हो, हम क्यों भेजते हैं? ताकि वो हमारी बातों को अरबाब इक़्तिदार तक, जो अफसरान हैं, जो लीडरान हैं, जो वज़रा हैं, उन तक पहुँचाएँ और वो सही डिसीजन ले। क्या डिसीजन हो रहा है बम्बई में? तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ हो गया, चलिए साहब इनको आइसोलेशन सेंटर में भेज दी, राजावाड़ी। क्या इलाज हो रहा भाई? आप शानू भाई से पूछ लीजिए, क्योंकि शानू भाई जब वो ताहिर एडमिट था तो कुछ इलाज नहीं। उनसे पूछो क्या इलाज हो रहा, बोले कुछ नहीं। क्वारंटाइन सेंटर एक बना हुआ है अनुशक्ति नगर में, 500 लोग थे वहां पे, 500, और उसके ऊपर डॉक्टर कितना था मालूम है? एक। उनको सादा पानी दिया जा रहा था और बिल बनाया जा रहा था बिस्लरी का। छोटे छोटे मासूम बच्चों को पाउडर का दूध दिया जा रहा था, जिनको उल्टी जुलाब चालू हो जा रहा था। ये है हमारी फैसिलिटी। जो बम्बई, जो हिंदुस्तान का दिल है, तो हम गांव और खेड़े और देहातों का क्या हाल होगा उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं साहब। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के राहुल शेवाले साहब से, नवाब मलिक साहब से, शानू साहब से, और वार्ड ऑफिसर जो हमारे द्विवेदी साहब हैं, जो रोज़ एक नया कानून बना देते हैं अपने दफ्तर में बैठ के, एम वेस्ट का जो वार्ड ऑफिसर है उनसे, हमारे जो डीएमसी भरत मराठे साहब अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इंतहाई सख्ती से ये जो हॉस्पिटल है, मैंने कप्तान मलिक साहब को ये पूरी लिस्ट भेजी है, हो सकता है कल वो मीटिंग में वो लिस्ट पेश करें। इन तमाम लोगों को कहिए सख्ती से कि कल का कल ये हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, और एक नया खेल ना खेलें। अब वो डॉक्टर, ये प्राइवेट वाले क्या बोलते हैं कि भाई म्यूनसिपालिटी वाले ले लें, हमको भाड़ा दें। अरे भाई, म्यूनसिपालिटी के तो बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं ना इलाज, आप भी कीजिए। और ये कौन सी, अच्छा ये मंतिक मेरे समझ में नहीं आती कि भाई एक पेशेंट अगर कोरोना का मिल गया तो पूरे हॉस्पिटल को लॉकडाउन कर दिया जाए। अच्छा, तो अभी ये जो राजावाड़ी में तो कोरोना के पेशेंट तो बहुत सारे हैं, 100-200 हैं। अगर वहाँ एक मर जाएगा तो पूरे हॉस्पिटल में ताला लगा दीजिए ना। जो कानून इसके लिए है
राजावाड़ी के लिए, जो आर्थर रोड कस्तूरबा के लिए है, जो नायर के लिए है, जो जे के लिए है, और जो केम के लिए है, वहाँ जो भाभा के लिए है, वहाँ कोरोना का भी इलाज चल रहा है, आम लोगों का भी इलाज चल रहा है। तो ये प्राइवेट वाले क्यों नहीं कर सकते ऐसा? आप पेशेंट को देखिए, अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में आया है, फौरी तौर पे उसकी मदद कीजिए साहब। वरना मैं तो सोचता हूँ कि मैं हाई कोर्ट में जाऊँ और कल्पेबल होमिसाइड एक पिटीशन फाइल करूँ कि जो लोग हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं उनके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का केस लिया जाए, 304A का। ये तो लोगों के मरने में मदद कर रहे हैं। तुमको क्या पता कि किसके घर में मैयत होती है तो उसका घर तबाह हो जाता है? ये अंदाजा है क्या उनको? किसी को अंदाजा नहीं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो नवाब मलिक कप्तान मलिक साहब ने जो मीटिंग का एक वादा किया है, उसमें दोनों वार्ड ऑफिसर हैं, डीएमसी हैं, और पता नहीं कोई होगा, तो वो हमारे भेजे हुए मुद्दे को इंशाल्लाह वो उठाएंगे। और मैंने पूरी परफेक्ट उनको इन्फॉर्मेशन दी है, और क्या हो रहा है ये भी इन्फॉर्मेशन दी है। तो कल ये मसला अल्लाह करे हल हो जाए, और नहीं हल होता है तो फिर हम लोग कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। आपका एक ज़रिया हमको नज़र आया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने आके हमसे बात पूछी और ये बात को आप लोगों तक फैलाएंगे। एक दूसरी बात और, मैं चितागंज की एक मिसाल दे दूँ। एलसी मानिक का यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है, पिछले 1.5 महीने से उसने बंद करके रखा हुआ है। डेली उसकी 1 लाख रुपए की इनकम है इधर से। मैं बोलता हूँ 1 से 1.5 लाख रुपया रोज़ कमाता है वो। हम उसको 10 बार फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि चलिए साहब आप कोरोना पेशेंट का मत टेस्ट कीजिए। जो हमारी माएँ बहनें, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, हमारी जो बेटियों के मानंद हैं, हमारी जो बहुओं के मानंद हैं, उनका सोनोग्राफी नहीं हो पाता है। आमदोरफ्त की कोई ज़राए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अब वो कहाँ जाएँ? चेंबूर जाएँ। चेंबूर में अगर आप जाते हैं गुरमीत के पास तो सुबह 8 बजे आपको लाइन लगाना पड़ता है। तो जो आदमी 1, 1.5 लाख 2 लाख रुपया रोज यहाँ से कमा रहा है, आज हमारे बुरे वक्त में कहाँ है वो? और हुकूमत कह रही है, म्यूनसिपल कमिश्नर जो परदेसी साहब थे वो कह रहे थे कि जो लोग दवाखाना नहीं खोलेंगे, जो डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खोलेंगे, जो हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, मैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, मैं उनके डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। कितनों का कैंसिल किया? अरे बताएं तो। एक बात, बहुत सारी बातें, इसलिए बहुत सारी बातें भूल भी जाती हैं, उम्र भी हो गई ना मेरी, यार बूढ़ा भी हो गया हूँ। तो एक बात यह है कि लोगों ने इसको जो मजाक समझा है, कोरोना का वजूद है, आप इसको समझ लीजिए। कोरोना का वजूद है, लोग इससे बीमार हो रहे हैं, लोग इससे मर भी रहे हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि एहतियात रखें, सोशल डिस्टेंस कायम रखें, मास्क पहन के चलें, कहीं बाहर से आएँ तो अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह धो लें। और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ और ना ही कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन मैं डॉक्टरों से इल्तिजा करूँगा कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनका सिम्टम्स लगता है कि शायद कोरोना होगा, जैसे बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया कि उनको मलेरिया था या टाइफाइड था। तो उनके जो सिम्टम्स हैं, अगर उनका इलाज हो तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उनको आप बुलाइए तो सही, उनका इलाज शुरू तो कीजिए। मैं खुसूसी तो मैं अवामुन्नास से, हमारे बरादरान वतन से एक बात कहूँगा कि कोरोना का वजूद तो है, इसका इलाज भी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा भी है। और ये कुदरत का एक निज़ाम है कि कोई बीमारी हमेशा नहीं चलती। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि एक बीमारी आती है, उसका इलाज हो या ना हो, अपने वक्त पे वो ख़त्म हो जाती है। जैसा कि इनकलाब में एक आर्टिकल भी आया था इसके ताल्लुक से। ये अल्लाह का निज़ाम है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे सार्स आया था, इससे पहले मार्स आया था, चिकनगुनिया आया था, H1N1 आया था, डेंगू आया था, उसका इलाज नहीं निकला, लेकिन अपने वक्त पे ख़त्म हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इससे सरमो इनकार कर दें कि इसका वजूद ही नहीं है। नहीं भाइयों दोस्तों, इसका वजूद है और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए जब चलते हैं। तो मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना कि मेरी आवाज़ बराबर नहीं आएगी, वैसे बहुत भारी आवाज़ है, तो इसलिए मैंने मजबूरी में नहीं पहना, वरना आप बोलेंगे कि भाई आपने भी नहीं पहना, हम क्यों क्या तलकीन करते। नहीं, हाथ को बराबर धोते रहिए, और बात करते वक्त लोगों से आप सलाम कर लीजिए ना, हाथ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। लोगों से हाथ पकड़ के गले मिल के बात मत कीजिए, बहुत ख़तरनाक बात है। इन तमाम चीज़ों का एहतियात कीजिए और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए कि इंशाअल्लाह
ये परेशानी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। हमारे दुनिया के साइंटिस्ट वगैरह इस पर लगे हुए हैं और बड़ी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन तब तक तो एहतियात करनी है। और उस वक्त तक इन जालिम डॉक्टरों से मेरी एक दरख्वास्त है, इन हॉस्पिटल के मालिकों से ये दरख्वास्त है कि जिनसे आप लोगों ने करोड़ों करोड़ों कमाया है, आप उनको मत धुतकारिए, उनका इलाज कीजिए। हो सकता है एक की ही जान बच जाए, अगर वो एक की जान बच गई तो एक ख़ानदान बच जाएगा, तो एक ख़ानदान बच गया तो वो लोग आपको दुआ देंगे। मैं इसी बात से मेरी एक अपील है डॉक्टरों से कि मेरी इस बात पर ध्यान दें। अली भाई एक और सवाल है, यहाँ से भिवंडी काफ़ी दूर नहीं है, वहाँ के एमएलए हैं रईस शेख। उन्होंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना की बीमारी का जब हमारे इंडिया में और हमारे मुंबई में मालूम पड़ा था, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर 3 या 4 वेंटिलेटर का तुरंत इंतज़ाम किया। वो नए एमएलए हैं, उनको तजुर्बा नहीं है एमएलए का। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे एमएलए हैं जो कई बार एमएलए रह चुके हैं, तो क्या ये इधर पे अप्लाई नहीं होता है हमारे एरिया में? मैं ये बात शायद आप भूल गए, मैं आज से 1 महीना पहले जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने उसमें बड़ी उनकी तारीफ़ की थी। मैं दोबारा रईस शेख साहब को सलाम पेश करता हूँ कि जैसे उनको मालूम पड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भिवंडी का जो हॉस्पिटल है उसका नाम मैं आपको बता दूँ, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत बुरी हालत में था। रईस शेख साहब ने फौरी तौर पर उसको जंगी पैमाने पर उसको अपने उस काम को अपने हाथ में लिया और टाटा सन्स से एकदम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 4 वेंटिलेटर का बंदोबस्त किया और पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया, पूरे हॉस्पिटल में तमाम चीज़ें मुहैया कराई और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। उस वक्त तक कमाल की बात देखिए, जब उन्होंने इस चीज़ को अपने हाथ में लिया उस वक्त तक मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि पूरे भिवंडी में एक भी कोरोना का केस नहीं था, लेकिन उन्होंने आने वाले वक्त को अपने जहन में रखते हुए पूरा हॉस्पिटल रेडी किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है कि भिवंडी के लोगों का बहुत आसानी से इलाज हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए उनको सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दूसरे एमएलए हजरात भी, और जैसा आपने कहा कि भाई दूसरे एमएलए क्यों नहीं करते, तो ये तो उनसे ही पूछा जा सकता है। मैं उनके ताल्लुक से उनके ज़ाती जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरा ये ख्याल है कि उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है समाज के लिए, एक होती है तालीम और दूसरा होता है सेहत का शोबा जो हेल्थ केयर है। हिंदुस्तान में की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो बम्बई की बात करता हूँ। बॉम्बे के हेल्थ केयर का जो हाल है, अब बम्बई के हेल्थ केयर का हाल देख के हमको, मतलब जो लोग एथिस्ट है ना, जो दोहरिया लोग हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनको तो अल्लाह को मान लेना चाहिए कि इतना बुरा हाल है हेल्थ केयर सिस्टम का, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ लोग जी रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई ऐसी ताकत है जो सिर्फ खुदा की और अल्लाह की ताकत है जो यहाँ के लोगों को जिला रही है, वरना हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें तो ऐसा है कि रोज़ 1000 आदमी मर जाए। आपने देखा हो साइन हॉस्पिटल का, मुर्दे बंधे लपटे हुए हैं जिंदों के साथ। 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली मुल्क के साथ क्या हो रहा है भाई। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने तमाम एमपी से, एमएलए से और कारपोरेटर साहिबान से कि आप भी रईस शेख साहब से कुछ सबक लें और आप अपने अपने इलाकों में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको बहुत सही तरीके से उसको वापस से रीडेवलप करें और तमाम चीज़ों वहाँ मुहैया कराएं, ताकि मतलब जो लोग बेकार की मौत, लाचारी की मौत, बेचारी की मौत, बेचारगी की मौत, बेबसी की, बेकसी की मौत मर जाते हैं, तो उनके जो रिश्तेदारों पर जो बीतती है ना उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि जितने एमपी एमएलए हैं सब बहुत अमीर लोग हैं, तो उनको तो खैर इस अस्पताल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो माशाल्लाह बड़े से बड़े जगह पे इलाज कर सकते हैं और फिर हुकूमत के खर्चे पे लंदन अमेरिका भी जा सकते हैं। लेकिन आपको अल्लाह ने हम लोगों की निगहबानी करने के लिए, हम लोगों का ख्याल रखने के लिए आपको एमपी एमएलए बनाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये कम से कम 2 चीज़, और बाकी आप तो कोई हम लोगों को इधर एयरपोर्ट बना के और प्लेन तो नहीं देने वाले हो, ये 2 चीज़ें जो हैं तालीम और सेहत, ये 2 चीज़ों का ख्याल रखें। ये वक्त तो निकल ही जाएगा, खुदा ना करे हमारी आने वाली नस्ल को ये ना भुगतना पड़े और ऐसी बेचारगी, ऐसी बेबसी, बेकसी का दिन ना देखना पड़े, और हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनकी बेहिसी को भी हम ना देखें। उनकी बेहिसी देख रहे हैं हम, हैबत होती है साहब। इस बात को मिलाते हुए शायद बहुत जल्दी ख़त्म कर दूं, ये जो लॉकडाउन का तमाशा हुआ है बड़ी अजीब सी बात है साहब। जो रोज़ वीडियो देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, ये जो ट्रकों में भर के, एक ट्रक में 80 लोग जाते हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई भाई? बिल्कुल चिटक के बैठे भाई साहब।
कहाँ गया सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग? कहाँ गया आपका लॉकडाउन? या तो आप ये करते कि पूरी सख्ती से उनको जाने ना देते। अगर जब उनको जाने की आपने इजाज़त दी है तो आप ट्रेन शुरू करते। आपकी आपकी मालूमात के लिए बता दूं, आपके काम आएगा कि रोज़ 19,000 ट्रेन चलती है हिंदुस्तान में। कितना? 19,000। और आप उसकी जगह पे 30 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो राजधानी के रूट पे चलेगी, पॉइंट टू पॉइंट। तो लोग जा रहे हैं ट्रेन में, इसमें जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, ट्रैक्टर में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं और मर रहे हैं। 400 के करीब लोग मर गए। मुझे तो हैबत होती है कि हमारे वज़ीर आज़म जो कि बातों के जादूगर हैं, उनकी ज़बान से 38 मिनट की तकरीर में उन बेचारों के लिए, उन बेबस और बेकस लोगों के लिए एक लफ्ज़ नहीं था, एक लफ्ज़, नॉट ए सिंगल वर्ड। उन्होंने अपनी 38 मिनट की तकरीर में एक वर्ड उन गरीबों के लिए जो पैदल चले जा रहे हैं, 8-8 महीने की हमला औरतें रास्ते में बच्चों को उनके बच्चों की पैदाइश हो रही है, उसके बाद 160 किलोमीटर चल रही है वो। कुछ लोग ट्रक में बैठे हैं, ट्रक ब्रेक मारता है, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। उन बेचारों के लिए जो लाखों लोग रास्तों पे है, एक वर्ड अगर वज़ीर आज़म बोल देते तो हमको तसल्ली हो जाती, उन गरीबों की तसल्ली हो जाती। उन्होंने तो नहीं कहा तो नहीं कहा, करीब 1 घंटे की तकरीर निर्मला सीतारमन साहिबा ने की, लेकिन उनके ज़बान से भी एक लफ्ज़ नहीं निकला उन गरीबों मजदूरों के लिए। ये वो लोग हैं मोहतरमा और वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क की तामीर करते हैं। ये वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, वोट देने नहीं आते। ये गरीब लोग हैं जिन्होंने आपको मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाया है, मसनद वज़ारत अज़मा तक पहुँचाया है, और आपके पास एक लफ्ज़ नहीं है, 1 मिनट नहीं है उनकी दिलजोई करने के लिए, ना ही आपकी वज़ीर ख़जाना के पास वक्त है। हम किस दौर में जी रहे हैं, इतनी बेहिसी। अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम लोगों का ऐसा बेहिस बनाने से पहले इस दुनिया से उठा लेना। जैसे कि देखा दोस्तों, आप लोगों ने हमारे साथ में अली भाई थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके हर बात बताने की कोशिश की है। यहाँ के एमएलए, एमपी और नगर सेवक से भी रिक्वेस्ट की है। मैं भी आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो हालात हैं बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इस वजह से यहाँ के जो एमपी हैं और एमएलए हैं वो एक पावरफुल शख्सियत है और वो काफ़ी लोगों की बात सुनते भी हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर लोकल, जैसे अली भाई ने बताया कुछ हॉस्पिटल के बारे में, उसको अगर चालू करवाएंगे तो यहाँ के काफ़ी जो जान आज जो जा रही है वो बच जाएगी। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, तमाम यहाँ के लोगों से भी, कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए ताकि दूसरे लोगों को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ में कैमरा पर्सन कादर हुसैन है, वैसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है।